नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो गाइस अपने फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे थे, नाभिकीय भौतिकी, जिसे न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत अपने दो भाग पढ़ चुके हैं अध्ययन के अंदर। आज अपने पढ़ेंगे इसका लास्ट पार्ट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका छोटा सा एक पोर्शन बच गया था, इसीलिए आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही छोटा सा बनेगा, एक रीजनेबल टाइप का, बिल्कुल ही मॉडरेट, है ना। तो इस लेक्चर के अंदर अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ एक अलग से एक टॉपिक भी इसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। सर इसके बाद की स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसके बाद की अपने जो प्लान होगा वो ये होगा कि फिजिक्स के अंदर नाभिकीय भौतिकी के पश्चात आपका एक ही टॉपिक बचा है जिसे कहा जाता है द्रवों के यांत्रिक गुण। ठीक है, फ्लड मैकेनिक्स। फ्लड मैकेनिक्स टॉपिक कंप्लीट होते ही आपका एसएससी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड और आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड आपका फिजिक्स का पोर्शन यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों अपने स्टार्ट करने लग रहे होंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। इसी प्रकार रसायन विज्ञान के अंदर आपके 6 से 7 टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जो कि आपके इन परीक्षाओं के अंदर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे ही अपने केमिस्ट्री को समाप्त करेंगे उसके बाद में अपने जीव विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट करने लग रहे होंगे, जिसको अपने बायोलॉजी से पढ़ा जाता है। बायोलॉजी के अंदर अगर अपने जाना जाए तो जितने टॉपिक 8 से 9 टॉपिक अपने फिजिक्स के अंदर किए हैं, इतने ही टॉपिक आपके जीव विज्ञान के अंदर है, बायोलॉजी के अंदर है, जिसको मुख्य रूप से अपने 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज अपने नाभिकीय भौतिकी का पार्ट 3 करने लग रहे हैं और आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर फिजन के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियर फिजन इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। सर नाभिकीय विखंडन के बारे में अपने डिस्कस कर चुके थे कि किसी भी एक एटम के नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है, किसके न्यूक्लियस, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो, इसके नाभिक जब टूटते हैं, टूटेंगे कैसे, जब उस पर न्यूट्रॉन, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले उसके पार्टिकल्स, उसके कण, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसके अंदर में से अगर किसी एक न्यूट्रॉन को उस पर बम्बारमेंट करवाई जाए, उस पर बौछार करवाई जाए, उससे टकराया जाए, तो वो नाभिक जो है वो अपने 2 नाभिकों के अंदर, एक भारी नाभिक है वो 2 छोटे नाभिकों के अंदर विभक्त हो जाता है। ऐसी जो क्रिया होती है, ऐसा प्रक्रम जो होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। इससे रिलेटेड यूरेनियम की एक छोटी सी रिएक्शन भी अपने देखी थी, उसको अपने एक चित्र के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास किया था। मेरे प्यारे साथियों, नाभिकीय विखंडन के अंदर अपने देखा था कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उस समय ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अपने जाना था कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, वो नाभिकीय विखंडन के दौरान अपने को प्राप्त होती है या उत्सर्जित होती है। इसके बाद में अगर अपने थोड़ा सा और इसको जानने का प्रयास करें तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊर्जा निकलती क्यों है। सर ऊर्जा इसलिए निकलती है कि जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन के दौरान जब आपका 0 नाइट्रोजन न्यूट्रॉन 3 है ना, ये न्यूट्रॉन जो है वो 3 न्यूट्रॉन आपके निकलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन आपके किसी और नाभिक पर टकराते हैं और वहां से ये विखंडन और हो जाता है 2 छोटे छोटे नाभिकों में से। यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये किसी और बड़े नाभिक पर टकराएंगे, वहां से फिर 2 छोटे छोटे नाभिक और टूट जाते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है वो निरंतर गतिमान रहेगी, चलती जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि यह एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, अनियंत्रित अभिक्रिया। फिर सर प्रश्न ये खड़ा होता है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसे आप अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं या आप इसको अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं, तो सर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो नाभिकीय जो आपके रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, परमाणु रिएक्टर होते हैं, या जिसको आप परमाणु भट्टी के नाम से जानते हैं, तो परमाणु भट्टी के अंदर जब अपने ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उस समय नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है या इसको नियंत्रित अभिक्रिया के रूप में वहां दिशा दी जाती है। यहां अगर अपने जानने का प्रयास करें कि ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो निकली कैसे थी, तो मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की समीकरण के अनुसार बताया था E = mc², कि जब किसी भी एक पार्टिकल के द्रव्यमान की क्षति होती है या द्रव्यमान के अंदर लॉस होता है ना, द्रव्यमान के अंदर क्षति होती है, तो वो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है, वो जो क्षति है वो ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। इस प्रकार से इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कि लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। अगर इसके बारे में और जाना जाए तो बताया जाता है कि 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर 1 ग्राम यूरेनियम 235 अपने पढ़ा था ना। इसके बारे में मैं थोड़ी सी एक बात आपको इसका एक्सटर्नल इफेक्ट और बताऊंगा, ठीक है। 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर लगभग आपको बताया जाए 2 × 10⁷ किलो कैलोरी ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर। ये आंकड़ा नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है कि 1 ग्राम यूरेनियम के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वो कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 × 10⁷ किलो कैलोरी ऊर्जा इसके अंदर उत्पादित होती है या उत्सर्जित होती है। क्या इतनी बात समझ में? यूरेनियम 235 की अगर बात की जाए, आपको मैंने बताया था यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235, और एक होता है 92 यूरेनियम 238, है ना। तो ये अगर आपने बात की यूरेनियम के समस्थानिक है, उसमें से अगर 235 की बात की जाए तो आपने इसके बारे में इतिहास, विश्व इतिहास के अंदर एक छोटा सा महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1945 के अंदर अमेरिका यूएसए के द्वारा जापान पर जो परमाणु अटैक किया गया था वो यूरेनियम 235 के द्वारा किया गया था, अर्थात उसके अंदर यूरेनियम 235 उपयुक्त किया गया था या उपयोग में लाया गया था। जापान के कौन से 2 शहरों पर? नागासाकी और हिरोशिमा पर। ये दोनों आपके परमाणु अटैक करवाए गए थे, किसके द्वारा? यूएस के द्वारा 1945 के अंदर। किस समय? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगर बात की है यूरेनियम 235 की, तो ये जो आपका जो वहां परमाणु अटैक करवाया गया था, इसको लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? सर बिल्कुल आई। ये तो था प्रीवियस लेक्चर का रिवाइज किया हुआ कि फिजन है क्या, विखंडन है क्या, कितनी एनर्जी रिलीज होती है, किस किस टाइप से अपने इसको अध्ययन के अंदर पढ़ा है। अब अगर बात करें, जो प्रश्न आपका खड़ा होता था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको यहां तक डिस्कस करके छोड़ दिया था कि ये जो अभिक्रिया होती है, ये यूरेनियम के विखंडन की जो अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। ये बार बार न्यूट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, किसी एक नाभिक पर टकराते हैं, बहुत इजी सी प्रोसेस है, और वो 2 नाभिक और 2 छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं, वहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो टकराते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अनकंट्रोल्ड चेन बनती चली जाती है, एक श्रृंखला बनी चलती जाती है। इस श्रृंखला को नियंत्रित कैसे किया जाए? तो चलो आज अपने विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस को अगर अपने समझा जाए तो आप इसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको कृत्रिम विधि के द्वारा, कृत्रिम उपायों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है या इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सर कहाँ इसका उपयोग करते हैं, कहाँ इसको नियंत्रित कर सकते हैं? तो मैंने बताया कि परमाणु रिएक्टर्स के अंदर या नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, परमाणु रिएक्टर्स या परमाणु भट्टियों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है जब अपने बहुत ही अति बड़े पैमाने पर जब अपने ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो परमाणु रिएक्टर्स के अंदर जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस बनती है उसको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है। तो सर कंट्रोल करते कैसे हैं? तो मुख्य रूप से कंट्रोल करने के लिए 2 प्रकार के बिंदु या 2 प्रकार के मुख्य यंत्र उपयोग में लाते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मंदक मेरे प्यारे दोस्तों, मंदक जो होता है वो मॉडरेटर, इसको बोलते हैं मॉडरेटर, है ना। मॉडरेटर अर्थात मंदक का मतलब नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं मंद करने का मतलब उसको रोकने का मतलब कि उसकी गति को बहुत ही धीमे कर देना। सर किसकी गति को, किस प्रकार की गति को? तो आपको इतनी बात पता है कि परमाणु रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चेन रिएक्शन चलती है वो किसके सहारे चलती है? वो न्यूट्रॉन्स के सहारे चलती है, और ये न्यूट्रॉन्स टकराकर किसी एक भारी नाभिक पर उसको 2 छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त करते हैं। ये अपने प्रोसेस पढ़ी थी। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये बहुत ही तीव्र गति करते हैं, ठीक है। जब ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस चलती है, ये बार बार किसी एक नाभिक पर टकराते चले जाते हैं और अपार ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। तो इस समय ये जो न्यूट्रॉन है ये बहुत ही तीव्रता से तीव्र गति करता है, अर्थात हाई इंटेंसिटी, बहुत ही अत्यधिक तीव्रता से गति करता है। अब इसकी गति को यदि कम किया जाए तो किसके सहारे कर सकते हैं? तो गति को कम करने के लिए मंदक का उपयोग अपने करते हैं। रिएक्टर्स के अंदर मंदक लगाया जाता है। तो मंदक के रूप में कौन कौन से तत्व या धातु का प्रयोग किया जाता है? तो अगर बात की जाए D2O अर्थात भारी जल। सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा के अंदर बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर्स के अंदर या नाभिकीय रिएक्टर्स के अंदर
जो मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है वो कौन सा एलिमेंट है? तो भारी जल। दूसरा अगर बात की जाए ऑप्शन के अंदर आपको ग्रेफाइट भी मिल सकता है, अगर भारी जल ना मिले तो ग्रेफाइट का यूज भी किया जाता है, या इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, अर्थात इसके अंदर एक और भी मंदक का उपयोग किया था, बेरिलियम। अपने दो ही की बात करेंगे, भारी जल और ग्रेफाइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारी जल D2O और ग्रेफाइट का उपयोग नाभिक के अंदर, अर्थात जब नाभिक का विखंडन होता है, फिजन होता है, उस दौरान जो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चलती है, तो उस दौरान नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया उत्पन्न करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन जो होते हैं वो अति तीव्रता से गति करते हैं, तीव्रता से विखंडन करते हैं, बहुत तीव्रता से चलते हैं। तो इनकी तीव्रता को कम करने के लिए अर्थात मंदक का उपयोग किया जाता है, इसकी गति को मंद करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, बार बार प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो मंदक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किसका उपयोग किया था? मंदक। मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? D2O और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो दूसरा यंत्र कौन सा है जिसके सहारे से अपने इसको कंट्रोल चेन रिएक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं? तो दूसरे की अगर बात की जाए तो नंबर दो होता है नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, इसके बारे में प्रश्न आता है। कंट्रोल रोड, नियंत्रक छड़ें। मेरे प्यारे दोस्तों, नियंत्रक छड़ें लगाई जाती हैं परमाणु रिएक्टर्स के अंदर, नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। और ये नियंत्रक छड़ें जो होती हैं, कंट्रोल रोड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? ये सर क्या करती हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या को कम करती हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा टकराएंगे तो वो ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे, तो ये जो रिएक्शन है वो नियंत्रित नहीं होगी, आपे से बाहर हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। फिर वो ज्यादा एनर्जी होगी, वो फिर से नाभिकीय विखंडन करने का प्रयास करेगी, अर्थात नाभिक को फिर से तोड़ेगी, फिर वो आगे नाभिक और टूटकर दो नाभिकों को तोड़ेंगे। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, है ना। ये अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाना, अभी भी आपको बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस अनियंत्रित अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए दूसरा जो काम अपने को करना है, पहला तो क्या करना है कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना है, इसलिए मंदक लगा दिया। अब न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करना है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डिक्रीज, इसकी संख्या को डिक्रीज करना है, कम करना है। और संख्या को कम करने के लिए नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। अब नियंत्रक छड़ें कौन कौन सी लगाई जाती है, किस धातु की लगाई जाती है? कैडमियम की छड़ लगाई जाती है, कैडमियम, ध्यान कर लेना, कैडमियम धातु की छड़। सर ये करती क्या है? तो ध्यान कर लेना, जो कैडमियम धातु की छड़ है ये न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती है, अब न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेगी तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर अपने आप ही गिरावट आ जाएगी, अर्थात न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो अपने आप ही कम होने लग जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि नाभिकीय रिएक्टर के अंदर या परमाणु रिएक्टर के अंदर, नाभिकीय भट्टी के अंदर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम की नियंत्रक छड़ों का उपयोग किया जाता है। करती क्या है सर? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं। दूसरा काम क्या करती है? न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर कमी कर लेती हैं, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये दो प्रकार से किसी भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को, है ना, नाभिकीय विखंडन के अंदर किसी भी अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई, ठीक है। इसको साथ साथ में नोट भी करते चले जाना। अब जो टॉपिक इसके अंदर बचा है वो लास्ट एंड फाइनल, इस पूरे चैप्टर का जो टॉपिक बचा है वो ये बचा है कि नाभिकीय विखंडन के बारे में अपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है सब? जिस प्रकार से किसी एक नाभिक का टूटना और अन्य छोटे छोटे नाभिकों में विभक्त होना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, उसी प्रकार दो या दो से अधिक दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर किसी एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, किसी एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन के बारे में पढ़ने लग रहे हैं तो अपने क्या बताया आपको कि किसी भी नाभिक
किसी भी नाभिक के, यूरेनियम की अगर बात कर लें, किसी की भी कर लो, किसी के नाभिक जब दो या दो से अधिक नाभिक, छोटे नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये भारी नाभिक फिर किसी एक छोटे नाभिक से जुड़ेगा और किसी और भारी नाभिक का निर्माण कर लेगा, है ना। तो ये प्रक्रिया जो होती है नाभिकों का जुड़ना, सलन का मतलब होता है संयोजित होना, एक दूसरे में जुड़ जाना। ऐसी घटना, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? नाभिकीय सलन की प्रक्रिया कहलाती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। चलो इसके बारे में समझने का और प्रयास करते हैं। अगर दोनों की तुलना की जाए, तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ा जाए, किसको? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए दोनों का, तो एक बात अपने से पूछी जाती है कि यूरेनियम का या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन होता है, इस दोनों प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा सबसे ज्यादा कौन सी प्रक्रिया उत्सर्जित करती है? किस प्रोसेस के अंदर ऊर्जा सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है या ऊर्जा सबसे ज्यादा बनती है? तो ध्यान कर लेना, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। नाभिकीय संलयन के अंदर ऊर्जा अधिक बनती है, ऊर्जा अत्यधिक उत्सर्जित होती है, ऊर्जा अत्यधिक उत्सर्जित होती है। एक बात ध्यान कर लेना, किसकी बजाय, किसकी तुलना में, किसकी तुलना की जा रही है? नाभिकीय विखंडन की तुलना की जा रही है। कई लाख गुना ऊर्जा ज्यादा बनती है, थोड़ी बहुत भी नहीं कह सकते, कई लाख गुना ऊर्जा ज्यादा उत्सर्जित होती है या बनती है। किसके अंदर? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के अंदर। किसकी तुलना के अंदर? नाभिकीय विखंडन की तुलना के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? प्रश्न ये उठा कि सर क्यों बनती है, ऐसा ही क्यों होता है कि इससे ज्यादा इसके अंदर ऊर्जा बनती है? चलो अपने इसको समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब अपने नाभिक को तोड़ रहे थे, जब एक नाभिक पर न्यूट्रॉन अपने टकराकर उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस नाभिक के द्रव्यमान की जो क्षति होती है, मास के अंदर, द्रव्यमान मास के अंदर जो कमी आती है, द्रव्यमान क्षति के नाम से जिसको जाना जाता है, द्रव्यमान क्षति, है ना। मास के अंदर जो कमी आती है, ये जो मास के अंदर जो कमी है वो संलयन के अंदर विखंडन की बजाय ज्यादा होती है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए कि नाभिकीय संलयन, संलयन का मतलब मैंने अभी बताया कि दो नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस दौरान जो भारी नाभिक है, इसके अंदर द्रव्यमान की क्षति ज्यादा होगी, और वो जो द्रव्यमान की क्षति ज्यादा होगी तो वो ऊर्जा के अंदर ज्यादा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा के अंदर ज्यादा बदलेगी। तो मैंने अभी तो बताया था, आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि E = mc², कि जो द्रव्यमान की जो क्षति होती है वो ऊर्जा के रूप में उत्पादित होती है, ऊर्जा के रूप में बदल जाती है, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ज्यादा द्रव्यमान की क्षति होगी तो ज्यादा ऊर्जा के अंदर उत्सर्जित होगी या बदलेगी। वही प्रक्रिया यहाँ लागू हो रही है। तो इसके अंदर क्या होता है, जब दो नाभिक जुड़ते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है, तो इसके अंदर ज्यादा द्रव्यमान की क्षति होती है, और वो ज्यादा द्रव्यमान की क्षति है वो ज्यादा ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 2 बात, एक बात मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर भी बताई थी और यहाँ भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, दो पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है वो उदासीन होता है, अर्थात उस पर न्यूट्रल चार्ज होता है। प्रोटॉन पर आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थात धन आवेश होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो पूरा नाभिक होता है किसी भी परमाणु का, वो क्या होता है, पूरा पॉजिटिव होता है, अर्थात धन आवेशित होता है। अगर बात की जाए दो नाभिकों को जोड़ने की, संलयन का मतलब आपने क्या पढ़ा था, दो नाभिकों को जोड़ के एक भारी नाभिक का निर्माण किया जा रहा था। ऐसे ही अगर अपने बात की जाए कि दो जो नाभिक होंगे तो वो तो सर धनात्मक होंगे, बिल्कुल होंगे। अब दोनों धनात्मक नाभिकों को जोड़कर एक किसी भारी नाभिक का निर्माण किया जा रहा है, तो क्या ऐसा संभव है क्या सर? एक प्रकार से थ्योरी को अगर अपने डिस्कस किया जाए, कैसे? क्योंकि सर आपने तो बताया था कि दो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो आपस में अगर जुड़ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो आकर्षित नहीं होते, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर फेंकते हैं, रिपाइल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सर आकर्षित कौन कौन करता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अर्थात विजातीय आवेश, अर्थात जो आकर्षित करेंगे, जुड़ेंगे तो वो नाभिक जो एक तो धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है वो तो जुड़ेंगे नहीं, आकर्षित नहीं करेंगे, तो वो करेंगे क्या सर? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपाइल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो यहाँ तो आप कह रहे हैं सर जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जा रहा है, तो यहाँ फिर कैसे जुड़ रहे हैं? हालांकि करना तो चाहिए था प्रतिकर्षण,
एक दूसरे को दूर फेंकना चाहिए था। ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे साथियों क्योंकि यह जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही उच्च ताप पर संभव है, उच्च ताप पर संभव है। बहुत ही अत्यधिक टेम्परेट की, हाई टेम्परेट की आवश्यकता पड़ती है ना। कम से कम 1 या 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेट यहाँ इसको देना पड़ता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। हाई टेम्परेट जब दिया जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और जब भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, इतना ताप देंगे, तो जितना ताप देंगे उससे ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा क्या यहाँ अपने संभव है? क्या सन पर संभव है? सर सूर्य पर, प्राकृतिक अगर ग्रह की बात की जाए तो सूर्य की अगर बात की जाए, सन के अंदर जो प्रोसेस चलती है, सन के अंदर अपार ऊर्जा का जो भंडार है, ऊर्जा निकलती है किरणों के रूप में, प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो वो किसकी देन है? नाभिकीय संलयन की देन है। यहाँ नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का आपस में संलयन होता है। इस वजह से नाभिकीय संलयन होने की वजह से सूर्य के अंदर अत्यधिक अपार ऊर्जा उत्सर्जित लगातार चलती रहती है, जो कि न खत्म होने वाली ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो सूर्य के अंदर। अगर हाइड्रोजन बम की बात की जाए वहां भी ये प्रोसेस होती है, लेकिन ज्यादा डीपली लेकर नहीं चलूंगा। अब इसको दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको इतनी बात पता चल गई कि यहाँ प्रतिकर्षण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ताप के अंदर इस अभिक्रिया को संपूर्ण करवाया जाता है ना। ये जो अभिकारक जुड़ रहे हैं, रिएक्टेंट हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बहुत अधिक ताप पर रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और रिएक्शन होती है और फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आपको पता 3 समस्थानिक होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे अपने, ठीक है। यहाँ मैं एज ए आपको रिएक्शन के तौर पर, उदाहरण के तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि 1H2, ठीक है, ड्यूट्रॉन कहते हैं। ड्यूट्रॉन का मतलब डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन, अर्थात इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2। तो 1H2 और एक न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का 1H2, इन दोनों को आपस में जब क्रिया करवाई जाए, रिएक्शन करवाई जाए, तो ये टाइट्रॉन के अंदर बदल जाता है। टाइट्रॉन के अंदर 1H3 के अंदर बदल जाता है। सर यहाँ तो 4 होने चाहिए थे, 2 और 2 4, यहाँ तो 3 बने हैं, तो एक हाइड्रोजन बच गया, वो एक न्यूट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। वो कहाँ निकल जाएगा? एक न्यूट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, या 1H1 बन जाएगा। इतनी बात होगी क्या? 1H1 का मतलब 1H1 बन जाएगा। साथ ही में 4 पॉइंट कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बाहर निकलेगी इस रिएक्शन के अंदर, जब 2 न्यूट्रॉन्स को आपस में मिलाया जाता है। इसके दौरान आपको 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है। फिर से जो आपका टाइट्रॉन बना है, इस एक टाइट्रॉन को एक ड्यूट्रॉन के साथ में फिर से जोड़ा जाए, फिर से संलयित किया जाए, तो ये एक हीलियम नाभिक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस चलती है वो चलती है मेरे प्यारे बच्चों सन के अंदर। सूर्य की रिएक्शन बता रहा हूँ कि सूर्य के अंदर ऊर्जा जो होती है वो किस प्रकार से उत्सर्जित होती है, किस प्रकार से अपार ऊर्जा का भंडार सन को कहा जाता है। वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा कहा जाता है, जो कई लाख कई करोड़ गुना ऊर्जा बनाता है। वो बनती कैसे है? क्योंकि ये हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन के जो आपके न्यूक्लियस है, नाभिक है, ड्यूट्रॉन के रूप में जो समस्थानिक है, ये जुड़कर टाइट्रॉन बनाते हैं। टाइट्रॉन का मतलब ट्राई का मतलब 3, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? यहाँ पर 3 है। अब इस टाइट्रॉन को जोड़ते हैं अपने 1H3 को जोड़ते हैं 1H2 के साथ में, 1H3 को जोड़ते हैं 1H2 के साथ में। 1H2 क्या था? ड्यूट्रॉन था, और ये 1H2 आपस में रिएक्शन करता है 1H3 के साथ में रिएक्शन करता है, तो 1 और 1 2 हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीलियम। 2 और 3 5, लेकिन 2 हीलियम, मास कितना होता है? 4। फिर क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया। अब यहाँ तो 0 बच गया, तो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? मैंने अभी बताया था न्यूट्रॉन के अंदर। 0 न्यूट्रॉन 1, साथ में 17.6, लगभग बता रहा हूँ 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो और मिल जाती है, यहाँ उत्सर्जित हो जाती है। तो टोटल दोनों रिएक्शन के अंदर ऊर्जा कितनी बन गई अगर देखा जाए तो 17 + 4, तो लगभग आपकी देखा जाए तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन की इस प्रक्रिया के दौरान। क्या इतनी बात समझ में आने लग रही है? बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी जो प्रक्रिया कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब अगर बात की जाए अपने कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव समस्थानिका, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग के बारे में प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं। तो मेडिसिन के अंदर इसका यूज किया जाता है, औषधि के अंदर। औषधि के अंदर ट्यूमर की उपस्थिति पता लगाने के अंदर आर्सेनिक 74 लिख लेना, आर्सेनिक
आर्सेनिक AR74। आर्सेनिक जो 74 है बच्चों, इसका प्रयोग किया जाता है मेडिसिन औषधि के रूप में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। बॉडी के अंदर ट्यूमर डिजीज होता है, ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। इसका प्रयोग किया था, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। दूसरी बात और की जाए औषधि के रूप में, तो रक्त की जो क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त की जो क्लोटिंग होती है, इसकी उपस्थिति पता लगाने के अंदर सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। यहां लिख दे रहा हूं सोडियम 24, ये भी एक रेडियो समस्थानिक है। सोडियम 24 ये किसका पता लगाता है? ये लगाता है ब्लड की क्लोटिंग अर्थात रक्त के थक्के की उपस्थिति, ब्लड की क्लोटिंग। हालांकि बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाएंगे, वहां पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर की क्लोटिंग कैसे होती है। यहाँ अपने सिर्फ इतना जानना है कि जो सोडियम 24 है, इसका इस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग औषधि के रूप में कहाँ किया जाता है? तो ब्लड क्लोटिंग की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, कि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का कहाँ जमा है, तो इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। तीसरा अपने थायराइड ग्रंथि, थायराइड के बारे में ना, थायराइड की एक्टिविटी जो है इसकी पता लगाने के लिए, कि थायराइड है इसकी एक्टिविटी को आयोडीन 131 131 ये एक रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131 रेडियो समस्थानिक है, इसका यूज किया जाता है थायराइड की जो एक्टिविटी है, क्रियाशीलता, इसको पता लगाने के लिए, है ना। तो ये बात 3-4 इसके मुख्य रेडियो समस्थानिक है, ये आप याद कर लेना। मेडिसिन के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अगर बात की जाए अपने यहाँ कृषि क्षेत्र के अंदर भी इसका बहुत बड़ा यूज है ना, खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में अगर बात की जाए, है ना। तो ये फॉस्फोरस जो अपना फॉस्फोरस 32 जो होता है, 32 होता है फॉस्फोरस, यहाँ लिख देता हूँ फॉस्फोरस 32, है ना। तो ये फर्टिलाइजर्स के रूप में, फर्टिलाइजर्स उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कृषि क्षेत्र के अंदर, है ना। तो ये रेडियो समस्थानिक है जो अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज किए जाते हैं मानव के द्वारा। तो ये मुख्य परीक्षा के अंदर बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी जो टॉपिक अपने स्टार्ट किया था फिजिक्स के अंदर, वो एज ए पूरा कंप्लीट होता है आपकी परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगा होगा, आपने अच्छे से नोट किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा है। थोड़ा भी कहीं भी डाउट आता है, किसी भी आपको क्वेश्चंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर पूरा अभी तक जो अपने सिलेबस पढ़ा है, किसी आपको न्यूमेरिकल के अंदर, किसी डेफिनेशन के अंदर, किसी यूनिट के अंदर आपको अगर प्रॉब्लम आती है, कमेंट के अंदर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपने मैथ्स विद रमन सर के अंदर आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ भी आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी डाउट के बारे में, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यारे साथियों, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अन्य साथियों तक पहुंचाने की आप बिल्कुल उसको बढ़ावा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को दूर तक पहुंचाइए, ताकि सभी साइंस को अच्छे, सरल और सुगम भाषा के अंदर समझने का प्रयास करें। ओके प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपने चैप्टर पढ़ेंगे फ्लड मैकेनिक्स, द्रवों का यांत्रिक गुण, और द्रवों के यांत्रिक गुण अपने चैप्टर होते ही अपना पूरा फिजिक्स आपका परीक्षा के पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, एज ए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।